गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। मैं प्रतिमा कुमारी मॉडर्न स्कूल से बोल रही हूँ। आज हमारा टॉपिक है अडॉप्टिंग इंक्लूसिव प्रैक्टिस इन क्लासरूम, यानी कक्षा में समावेशी प्रथाओं को अपनाना। यहाँ पर फोटो भी दिया गया है कि कक्षा में बहुत तरह के बच्चे हैं, तो उसको हम लोग उनके साथ कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ाएंगे। तो सबकी शिक्षा सबके साथ हमारा जो टॉपिक है कि इसमें सबकी शिक्षा, इन सभी बच्चों की शिक्षा और सभी के साथ होगी। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ जानेंगे। इसका अर्थ है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि सभी को सम्मिलित करके, यानी सभी को इकट्ठा कर सम्मिलित करके बिना किसी भी भेदभाव के सभी प्रकार के बालकों और बालिकाओं की क्षमता को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना। यानी कि इसमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, और सभी को एक साथ अपने क्लास में हम लोग पढ़ाएंगे, उनको शिक्षा प्रदान करेंगे। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षमता वाले बालक, ये विशिष्ट क्षमता वाले बालक हैं जैसे मंद बुद्धि, कम अपाहिज बालक, विकलांग बालक को सामान्य बालकों के साथ एक ही विद्यालय में, एक ही कक्षा में और एक ही शिक्षा प्रदान की जाए। यानी एक ही साथ, एक ही विद्यालय में, एक ही कक्षा में सामान्य उनको शिक्षा प्राप्त की जाए। तो ऐसी शिक्षा जिसमें सभी तरह के बच्चों को, दिव्यांग, सामान्य, प्रतिभाशाली को नियमित स्कूल में शिक्षा दी जाए। तो अब हम लोग जानेंगे कि ये दिव्यांग क्या है, ये प्रतिभाशाली बालक क्या है और ये सामान्य बालक क्या है। ऐसे हम लोगों ने बार बार ये शब्दों को सुना है, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल से इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है छात्रों के प्रकार, यानी छात्र भी, हम लोगों को लगता है कि बच्चा एक ही है, बच्चा ऐसा भी एक जैसा होता है, लेकिन यहाँ पे प्रकार बताए जा रहे हैं, यानी छात्रों के बहुत सारे प्रकार होते होंगे, तो उसके बारे में भी देखेंगे। तो छात्रों के प्रकार है, सामान्य बालक है, विशिष्ट बालक है। तो छात्रों के अभी तक में हमें दो प्रकार दिख रहे हैं, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक। तो सामान्य बालक में कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन विशिष्ट बालक में भी अब दो प्रकार दिखाए जा रहे हैं। जैसे एक है मेधावी बालक और मानसिक विकलांग बालक। अब इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि सामान्य बालक क्या है। तो समाज एवं विद्यालय के साथ ही सही समायोजन कर पाते हैं। ये जो बच्चा होता है समाज और विद्यालय में बहुत अच्छे से समझ लेता है, ठीक है, इनमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, पढ़ाया जा रहा है बहुत अच्छे से, उसको वो समझ रहा है। लेकिन यहाँ विशिष्ट बालक के बारे में बताया जा रहा है, यानी एक खास बच्चा के बारे में बताया जा रहा है। तो एक है मेधावी बालक और दूसरा है मानसिक विकलांग बालक। मेधावी बालक का IQ है 120 के ऊपर, यानी बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि मानसिक विकलांग बालक का IQ 0 से 60 है, और सामान्य बालक, इधर देखते हैं, सामान्य बालक का IQ 90 से 110 है। तो सबसे अच्छा हमारा ये हमारा मेधावी बालक है, क्योंकि इसे विशिष्ट बालक में दोनों की पहचान हो रही है। हमारे क्लास में बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, स्कूल में बहुत सारे हजारों के बच्चे होते हैं, हजारों की मात्रा में बच्चे होते हैं। तो हर क्लास में रिजल्ट बनता है, तो उसमें कोई ना कोई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आता है। तो जो फर्स्ट आने वाले बच्चे हैं, वो फर्स्ट आ रहे हैं, सेकंड आ रहे हैं, अच्छा रैंक ला रहे हैं, तो वो हमारे मेधावी बालक कहलाएंगे। और इधर देख लेते हैं, तो इसमें जो सामान्य बालक है, इनका IQ 90 से 110 है, लेकिन इनका IQ 120 के ऊपर जा रहा है। तो ये सबसे अलग है, ये विशिष्ट कहला रहा है। उसी प्रकार से थोड़ा सा हम लोग इधर जानेंगे कि मानसिक विकलांग बालक, ये मानसिक विकलांग बालक है, लेकिन उसके अलावा भी और सारे बालक इसमें अभी हम लोगों को देखने को मिलेंगे। और ये जो बालक है समाज एवं विद्यालय के साथ
सही से समायोजन नहीं कर पाता है। ये जो बच्चा है मानसिक विकलांग जो है, समाज और जो भी हमारा साथ में जो हम लोग पढ़ा रहे हैं विद्यालय के साथ अच्छा से वो मिलजुल नहीं पाता है, वो समझ नहीं पाता है। बहुत इस प्रकार का हम लोग अपने क्लास में देखते हैं। तो अब हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि विशिष्ट प्रकार के बालक कौन कौन से हैं। तो विशिष्ट बालक के प्रकार है, पहला है विकलांग बालक। तो हम लोग अभी विकलांग बालक के बारे में जानेंगे कि विकलांग बालक होते हैं जो किसी कारण से उनका हाथ पैर में कुछ ना कुछ परेशानियां आ जाती है और शारीरिक दोष पाया जाता है, अर्थात कुछ बालकों के जन्म से शरीर के किसी अंग का दोष हो जाता है। किसी भी जन्म के समय शरीर का कोई भी अंग में दोष हो जाए, जन्म लेते ही बच्चों का पता चलता है कि उनका कान नहीं है, आँख नहीं है, पैर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब इस तरह के बालक को हम लोग विकलांग बालक कहते हैं। तो इसका और रीज़न हो सकता है कि जन्म के समय ही नहीं होता है बल्कि दुर्घटना के समय में भी हो जाता है, बीमारी या चोट लगने के कारण से भी ये सब प्रॉब्लम आ जाता है। तो इस प्रकार के बालक को हम लोग विकलांग बालक कहते हैं। अब देखेंगे मंदबुद्धि बालक। मंदबुद्धि, हमारे क्लास में बहुत तरह के बच्चे हैं, तो मंदबुद्धि, तो उसके बारे में जानेंगे कि ये मंदबुद्धि बालक कौन है। ऐसे बालक जो मानसिक रूप से कमजोर हैं, मानसिक रूप से उनका जो सुनने की जो समझने की क्षमता होती है वो काफ़ी कमजोर है, विकसित होती है। ऐसे बालकों को मंदबुद्धि बालक धीमी गति से सीखते हैं, बहुत धीरे धीरे सीखते हैं। क्लास में टीचर बता रहे हैं लेकिन उसको समझ में नहीं, सुन रहा है लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है। तो उस प्रकार के बच्चे धीरे धीरे सीखेंगे लेकिन उनमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ जाती है। मानसिक रूप से पिछड़ा बालक और मानसिक रूप से विकलांग बालक उसको कहा जाता है। तो और आगे देखेंगे, अब हम लोग देखते हैं प्रतिभाशाली बालक। ये प्रतिभाशाली बालक कौन होता है? तो वह बालक है जिसकी मानसिक आयु अपने जीवन की आयु के अनुपात में औसत से बहुत अधिक होता है। देखिए यहाँ पे जो है अपने जीवन का उसका औसत बहुत ज़्यादा है, 120 तक बताया जा रहा है। तो अनुपात में औसत से बहुत अधिक हो उसे प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। आगे देखते हैं ये समस्यानात्मक बालक। ये हमारे क्लास में भी बहुत सारे बच्चे मिलते हैं जो काफ़ी समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। तो इसमें देखते हैं कि समस्यानात्मक बालक, समस्या पैदा करने वाले बालकों को समस्यानात्मक बालक कहा जाता है। समस्या खड़ी कर देते हैं। जब ये बालक कुछ भी कार्य करने के समय, कुछ भी पढ़ाते के समय किसी को डिस्टर्ब कर देना, किसी को परेशान करना या पढ़ाते पढ़ाते चिल्ला देना, तो इसमें टीचर भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो उसको हम लोग कह सकते हैं समस्यानात्मक बालक। उसको पढ़ाई में रुचि नहीं आ रहा है, कुछ भी बोलकर क्लास को डिस्टर्ब कर देता है, उस प्रकार का बालक। अब है पिछड़े बालक। अब पिछड़े बालक किसे कहेंगे? तो पिछड़े बालक ऐसे बालक हैं जो अपने आयु वर्ग के अन्य बालकों की अपेक्षा बहुत कम शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करते हैं। अपने आयु वर्ग यानी कि अपने उम्र के साथ जो है तो उसको उतना समझ नहीं आता है, बराबर एक ही उम्र का बच्चा है लेकिन इसको समझने में काफ़ी दिक्कत होता है। वो LKG UKG तक ही समझ सकता है, 5 साल का बच्चा है लेकिन वो अभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाया है। जो 6 साल के बच्चे 1 क्लास में आ जाएंगे, LKG में ही वो पढ़ रहा है, उसको उतना समझ नहीं हो पाता है। पिछड़े बालक कहलाते हैं। इसी में बट के अनुसार पिछड़े बालक वे होते हैं जो अपनी आयु स्तर के सभी सीढ़ी नीचे के कक्षा के कार्य करने में असमर्थ होते हैं। जैसे क्लास में ही हैं बहुत सारे बच्चे लेकिन वो नहीं कर पा रहे, उनकी समझ उतना विकसित नहीं हो पा रही है। आगे देखते हैं वंचित बालक। ये वंचित बालक किस प्रकार के बालक हैं? तो वंचित बालक का अभिप्राय उन बालकों से है जो सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए हैं। इन बालकों में दूर दराज के अनुसूचित जातियां, जनजातियां एवं ग्रामीण क्षेत्रों
के बालक शामिल होते हैं जिन्हें शहरों के बालकों के समान शिक्षित सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो ये इस प्रकार के बच्चे हैं जो वंचित हैं, उनको शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, वो गांव के हैं तो वो इससे भी वंचित रह जाते हैं। आगे देखते हैं कुसमायोजित बालक। ये कुसमायोजित बालक है। इस प्रकार के बालक में भय, तनाव, धैर्य का अभाव होता है। ये डरे रहते हैं, इनको कुछ कुछ का डर होता है, इसी कारण से ये साहसी नहीं हो पाते हैं। कुसमायोजित बालक संवेदनात्मक रूप से अस्थिर, एकांत प्रिय तथा नकारात्मक सोच रखने वाले होते हैं। ये हमेशा डरे डरे से रहते हैं, इनमें सोचने की क्षमता बहुत कम होती है, उन्हें डर लगता है, हमेशा सोचेंगे नहीं मेरे से गलत हो जाएगा, मैं नहीं बोल सकता, हमेशा ना नहीं, उसको लगता है जैसे मेरे भैया, उनका नकारात्मक सोच रहता है। जैसे कह सकते हैं कि एक ही घर में दो भाई हैं और एक भाई बहुत अच्छा पढ़ रहा है और दूसरा नहीं पढ़ रहा है, तो पहला बोलेगा कि नहीं मेरे भैया तो पढ़े ही नहीं, उनका तो नौकरी लगा ही नहीं, तो फिर मैं क्यों पढ़ूं। उसमें हमेशा ना निगेटिव ही रहता है कि नहीं पढ़ाई से कहाँ नौकरी मिल रहा है, उस प्रकार से वो अपना सोचने लगता है। आगे देखते हैं हम लोग अपराधी बालक। ये अपराधी बालक किस प्रकार के होते हैं, तो वह बालक है जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण या ना हो चुका है, उसके आयु पूरा हुआ है या नहीं भी हुआ है, उसकी गतिविधियां समाज विरोधी, कानून विरोधी होती है, तब उस बालक को अपराधी बालक कहा जाता है। सृजनशील बालक। आगे देखते हैं सृजनशील बालक किसे कहते हैं। ऐसे बालक जो पहले से ज्ञान तथ्यों के आधार पर नए तथ्यों एवं नए विचारों का सृजन करते हैं, सोचते हैं, एक्टिविटीज लाते हैं, क्रिएटिव माइंड के ये होते हैं, उन्हें सृजनशील बालक कहते हैं। अब देखते हैं समावेशी शिक्षा। तो हमने पढ़ा कि समावेशी शिक्षा बराबर विशिष्ट बालक जोड़ सामान्य बालक, यानी इसी को हम लोग समावेशी शिक्षा कहेंगे कि इसमें ये बालक भी पढ़ेगा और ये बालक पढ़ेगा और दोनों मिलकर समावेशी शिक्षा का रूप लेगा। समावेशी शिक्षा की शुरुआत अमेरिका में वर्ष 1975 ईस्वी में हुई थी और ये कनाडा में भी हुआ था। और सबसे पहले समावेशी शिक्षा की घोषणा स्पेन शहर में 1994 में हुआ था। समावेशी शिक्षा को 3 भागों में बांटा गया है। शारीरिक एवं विकलांग बालक, 3 भागों में इसको बांट दिया गया है। शारीरिक एवं विकलांग बालक, इनमें इनके 4 भाग हैं। दृष्टि बाधित, जो बच्चे आंख से नहीं देख सकते हैं। श्रवण बाधित, जो बच्चे कान से नहीं सुन सकते हैं। वाक दोष, जो बच्चे बहुत अच्छे से उच्चारण या बोल भी नहीं सकते हैं। अस्तित्व शारीरिक बाधित, यानी जो शरीर से बाधित है, उनका शरीर कोई भी किसी भी प्रकार से, कोई भी हाथ हो, पैर हो या जो कुछ भी हो, चलने में असमर्थ हो, उस प्रकार से बाधित है। तो शारीरिक एवं विकलांग बालक को 4 भागों में बांटा गया है। आंशिक रूप से बाधित, औसत रूप से बाधित और पूर्ण बाधित। तो ये जो चार भाग, ये जो हम लोग देख रहे हैं कि 4 भागों में बांटा गया है, तो ये आंशिक रूप से कुछ कम है, उनका थोड़ा सा शरीर का कोई भी हो सके, सब कुछ है, कान का एक नहीं है, या उनका सिर बड़ा है, वो बड़े बच्चा छोटा सा है, सिर बड़ा है, या हर एक तरह के बच्चे देखते होंगे, किसी का हाथ ही ज्वाइंट है, किसी का गला ही ऐसे है, बहुत तरह के बच्चे होते हैं। तो आंशिक रूप से बाधित है, औसत रूप से बाधित है या पूर्ण बाधित है। दूसरा है अधिगम अक्षमता। अधिगम का अर्थ होता है पढ़ने लिखने में, उसी के लिए वो प्रयोग है। तो अधिगम अक्षमता यानी पढ़ने लिखने बोलने खेलने में ये बहुत अच्छा नहीं हो पाता है, इसमें भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो डिसलेक्सिया है पठन अक्षमता, इस बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है, कोई शब्द को नहीं पढ़ पाएगा, कोई अक्षर को नहीं समझ पाएगा, कोई वर्ण के बारे में इसको बहुत जल्दी से वो नहीं करेगा, बहुत धीरे धीरे पढ़ेगा, तोड़ कर पढ़ेगा, तो इसको ये सब कठिनाइयाँ होती हैं। डिस्ग्राफिया, इसको लेखन अक्षमता है, इसको लिखने में प्रॉब्लम होती है, कुछ भी बोलिए तो वो 9 को 6 लिख देगा, ठीक है, उसको समझ नहीं आता है कि हम कैसे, सी को वो डी बना देगा, तो उल्टा लिखना, कुछ अच्छे से उसको उसका अक्षर का ज्ञान नहीं होता है। डिसफैक्सिया,
वाचन अक्षमता, बोलने का, उसको बोलने में वो बहुत अच्छा से बोल भी नहीं पाता है, अपने शब्दों को नहीं व्यक्त कर पाएगा, उसको क्या बोलना है कोई शब्द नहीं बना पाएगा। इस प्रकार के बच्चे ये डिसफैक्सिया वाचक होते हैं। डिसकैलकुलिया, ये डिसकैलकुलिया है, इसमें अंक गणित, डिसकैलकुलिया यानी अंक गणित अक्षमता, ये इसमें भी है जोड़ने का, घटाने का, समय देखने का, इन बच्चों में कमी पाई जाती है। डिसप्रैक्सिया, ये है मनोप्रेरणा, जैसे बच्चे खेलते हैं तो उनको खेल के मैदान में लेकर गए, तो इस प्रकार के बच्चे हैं कि अगर बॉल फेंका जा रहा है तो कैच करना है, लेकिन वो कैच इधर से कर रहे हैं, उनको वो चीज का नहीं हो पाता है कि वो कैच बॉल को देखकर ही अपना हाथ करें, उनके हाथों में वो बॉल नहीं आ पाता, वो इधर उधर हो जाता है, उनको समझ में नहीं आता है कि हम उधर जाकर बॉल कैच करेंगे या इधर करेंगे, तो उनमें शारीरिक कमजोरियां भी पाई जाती है। इसमें अवधारणा है, समावेशी अवधारणाएं कुछ दी गई हैं कि समावेशी कक्षा कैसी, समावेशी कक्षा होनी चाहिए, मतलब हमारी जो समावेशी की कुछ अवधारणाएं दी गई हैं, बताया गया है कि हमारा जो इस प्रकार के जो हम लोगों ने 4 प्रकार के जो भी बच्चे देखे यहाँ पर और इतने सारे, तो उनके लिए कक्षा कैसा होना चाहिए, तो अवधारणा है कि समावेशी कक्षा होनी चाहिए। पहला समावेशी कक्षा होनी चाहिए। दूसरा है स्कूल के चौड़े दरवाजे, जैसे कि छोटे बच्चे जब जो भी है बच्चे आ रहे हैं, बड़े बच्चे छोटे बच्चे, तो जो बच्चे व्हील चेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं आप वहाँ पर देख सकते हैं, वो क्लास में अगर उनको चौड़ा दरवाजा ना मिला तो वो बच्चे नहीं घुस पाएंगे अपने क्लास में, क्योंकि वो व्हील चेयर छोड़कर वो डेस्क पे नहीं बैठ सकते हैं, उनको व्हील चेयर को ही अपना लाकर उस जगह पे बैठना है, फिर व्हील चेयर से उसको बाहर की ओर भी निकलना है। तो स्कूल के चौड़े दरवाजे होने चाहिए, रैंप होना चाहिए। रैंप यानी कि जो सीढ़ी की व्यवस्था नहीं हो, हम लोग रेलवे स्टेशन में भी देखते हैं, बहुत सारे स्कूल में भी अब रैंप बना हुआ है, ताकि जितने भी इस प्रकार के बच्चे हैं, विशिष्ट बच्चे हैं, बालक हैं, वो रैंप के द्वारा बैसाखी से चलेंगे, व्हील चेयर से चलेंगे, किसी के साथ पकड़कर चलेंगे, हर तरह के बच्चे हैं, तो उनके लिए स्कूल के चौड़े दरवाजे और रैंप होना बहुत जरूरी है। विकलांग अनुकूलित शौचालय, अब बच्चों के लिए जो सामान्य बच्चे हैं उनके लिए शौचालय के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहीं भी अपना शौचालय कर सकते हैं, लेकिन जो इस प्रकार के बच्चे हैं, विशिष्ट बालक हैं, उनको शौचालय करने में दिक्कत होती है, यानी कि उनको जो शौचालय बना होता है तो उसमें पकड़ने का भी होना चाहिए कि जो बैठना है, उनको उठना है तो कैसे वो सहारा लेकर वो जाएंगे, तो ये सब चीज पर भी ध्यान रखा गया। अध्यापकों में शिक्षा शास्त्रीय कौशल का विकास करना, अब जब टीचर हमारे क्लास में या जो भी टीचर को हम लोग उनको रखते हैं, तो उनमें ये सब का ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए कि बच्चा को वो किस प्रकार से अपने क्लास में सिखाएंगी, उनको भी होना चाहिए कि मेरे बच्चों में ये सब कमियां हैं और आप उनको किस प्रकार से पूरा करेंगे। शिक्षण अधिगम से जुड़ी सामग्री उपलब्ध कराना, अब जो पढ़ने का है, हमारा जो पढ़ने का है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, तो उन बच्चों के लिए हमें बहुत सारा सामग्री, जो अंधे बच्चे हैं ब्रेल लिपि का प्रयोग करेंगे, उनको किस प्रकार से पढ़ाना है, तो वो सब पे भी ध्यान देना है, तो इस प्रकार से जुड़ी सामग्रियां उपलब्ध कराना। अब इसमें बाधाएं भी हैं कि अध्यापक का नकारात्मक दृष्टिकोण, बाधाएं आ जाती हैं कि जो भी बच्चे हैं, कभी कभी बच्चे बार बार पूछने लगते हैं, बहुत धीरे समझते हैं जो भी है, तो उनमें ये सब बाधाएं क्लास में आएंगी कि अध्यापक का नकारात्मक दृष्टिकोण, अध्यापक बार बार बच्चा जो प्रश्न पूछने लगता है तो वो झल्ला जाते हैं, वो चिड़चिड़ा जाते हैं और उसको बोलते हैं बैठो, डांट देते हैं, तो इस प्रकार से बच्चा में नकारात्मक चीज आ जाता है, तो ऐसे टीचर को नहीं करना चाहिए। दूसरे बालकों का नकारात्मक व्यवहार, अब यहाँ पे आपस में जो जितने सारे बच्चे हैं वो दूसरे बच्चों को बोलेगा तुमसे तो होगा ही नहीं, तुम तो कर ही नहीं पाओगे, देखो मैं तुमसे अच्छा कर दूंगा, तो वो बच्चा को सच में लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो इस प्रकार से वो नकारात्मक सोच नहीं देना है, हमेशा सकारात्मक सोच की व्यवस्था होनी चाहिए। सामान्य बालकों के माता पिता का नकारात्मक व्यवहार, अब देखिए जो सामान्य बालक है, यहाँ जो सामान्य बालक हमें दिख रहे हैं, तो इसके माता पिता स्कूल आएंगे, कंप्लेन करेंगे कि आप लोग जो एक साथ इतने सारे इस टाइप के बच्चे को रख लिए हैं, मेरा बच्चा का पढ़ाई अच्छा से नहीं चल पाता है, मेरा बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है, वो अच्छा से नहीं समझ पा रहा है, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, इस प्रकार का
बहुत सारा होता है, मैं अपने बच्चों को इस स्कूल से निकाल लूंगा। तो ये माता पिता का नकारात्मक व्यवहार हो जाता है। लेबलिंग, किसी भी बच्चे को लेबलिंग करने से उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है तथा उसका पढ़ाई से भी मन हट जाता है। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो बच्चे हैं व्हील चेयर से बैठे हैं, वैसाखी लिए हैं, तो बच्चे जब हैं तो ऐसा नहीं करना है कि बोल देना है कि चलो व्हील चेयर वाला बच्चा उठकर उसका जवाब दो, चलो वैसाखी वाला बच्चा तुम बोलो। इस प्रकार से शिक्षक को भी नहीं बोलना चाहिए या किसी भी बच्चों को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उनको नाम से ही सम्मानित करना चाहिए। नाम देने से उन्हें बहुत अच्छा अपनापन लगता है। तो अब हम लोगों ने इधर देखा, अब देखते हैं समावेशी शिक्षा से पहले एकीकृत शिक्षा लाई गई थी। समावेशी शिक्षा जो हम लोग एक साथ सारे बच्चों को पढ़ेंगे, तो एकीकृत शिक्षा, ये एकीकृत शिक्षा है क्या? बहुत बड़ा एक सवाल है कि ये एकीकृत शिक्षा क्या है। तो ये यहाँ पर आप कुछ देख रहे हैं कि यहाँ पर एक क्लास है, ठीक है। ये जो क्लास है तो पृथकीकरण यानी सामान्य शिक्षा प्रणाली, पहले का जो हमारा स्कूल था जो भी था तो सामान्य बच्चों के लिए अलग था और जो विशिष्ट शिक्षा था वो अलग दिया जाता था। जैसे जो अंधे हैं बच्चे जो नहीं सुन सकते उनका अलग स्कूल अलग क्लास जो भी था और इनका अलग था। उसके बाद ये है एकीकृत शिक्षा। एकीकृत शिक्षा में सारे बच्चे समान है। ये जो यहाँ पर विशिष्ट बालक जो दिखाया जा रहा है ये भी इसी के अंदर आ गया, एक ही क्लास में ये बच्चा को रख दिया गया। दोनों प्रकार के बच्चे इसमें पढ़ते हैं। तो अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि मौजूदा प्रणाली को संशोधित किए बिना एक नियमित स्कूल में विकलांग बच्चों का प्रवेश। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने जो अवधारणाएं रखी कि स्कूल के चौड़े दरवाजे होने चाहिए, रैंप होना चाहिए, उसमें अध्यापकों का शिक्षा शास्त्रीय कौशल का विकास होना चाहिए, विकलांगों के लिए अनुकूल शौचालय। यहाँ पर इस व्यवस्था को कुछ को भी नहीं लाया गया था, ये बस ऐसे ही चल रहा था बिना देखिए मौजूदा प्रणाली को संशोधित किए बिना, संशोधित कोई भी सुधार नहीं किया गया, किए बिना स्कूल में विकलांग बच्चों का प्रवेश कर दिया गया। कोई भी यहाँ पे नहीं था, ठीक है उसको लाना है तो आओ आप भी बैठो, ये नहीं कि वो बच्चा कैसे ऊपर जाए कैसे टॉयलेट जाएगा, इस प्रकार का कोई भी चर्चा नहीं था। 1974 में शुरुआत में किया गया था ये, 1992 में संशोधन किया गया। जब शुरू में किया गया तो कोई भी कार्य जब हम शुरू में करते हैं तो गलतियां होती हैं, तो उस कमियों को पूरा किया गया कि ठीक है हमारे साथ इतनी सारी गलतियां हुई है, तब इसमें 1992 में संशोधन किया गया इस चीज को कि नहीं, तब उनके दिमाग में आया कि नहीं ये जो एकीकृत शिक्षा हम लोग ला रहे हैं, दोनों बच्चों को एक साथ रख दे रहे हैं, तो वो जो वंचित बालक है वो वैसे ही रह जा रहे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं जो सामान्य बालक है उनको टीचर पढ़ाकर चला जा रहा है। तो 1974 की में शुरुआत में किया गया था, 92 में संशोधन किया गया, 1997 तक चली थी। और इसमें कब तक चली थी तो 1997 तक चली और इसमें 1 से लेकर 8 कक्षा तक ही क्लास था। एकीकृत शिक्षा में बताया गया इस समय कि इसमें 1 से लेकर सिर्फ 1 से लेकर 8 तक ही बच्चे को समावेशी कक्षा में रखा जाएगा, एकीकृत कक्षा में रखा जाएगा एक ही क्लास में। 1997 में सर्व शिक्षा में शामिल किया गया एक स्कीम SSA के द्वारा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, अब यहाँ पर है ये है हमारा समावेशी कक्षा, यानी ये जो अलग थलग बच्चे थे अब सारे बच्चे एक ही कक्षा में आ गए, तो ये है समावेशी कक्षा। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि समावेशी कक्षा आवश्यक प्रावधानों के साथ एक नियमित स्कूल में विकलांग बच्चों का प्रवेश किया गया, यानी एक नियम बन गया कि ठीक है हम लोग रैंप का भी व्यवस्था करेंगे, शौचालय का व्यवस्था करेंगे कि हमारा बच्चा शौचालय कैसे जाएगा, वो उसको पढ़ने के लिए क्या क्या सुविधाएं चाहिए, इस प्रकार से उसने ये सब स्कीम डाला। 2009 से शुरू किया गया था, ये देखिए 2009 में ये शुरू किया गया था और इसमें ये चीज को रखा गया कि 1 से लेकर 12 तक की कक्षा चलती थी। शुरू में एकीकृत शिक्षा में 1 से 9 तक ही था, लेकिन इसको इसमें जो संशोधन किया गया तो 1 से लेकर 12 कक्षा तक चलाई गई। 2020 तक सभी स्कूल विकलांग को मान्यता दी गई। अब 2020 में सभी स्कूलों में विकलांगताओं को मान्यता दिया गया और ये सब आया था भारत में 2007 में इसको मंजूर कर लिया गया था। अब देखते हैं कि शिक्षा
शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी। ये जो था शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी, लेकिन जो समावेशी शिक्षा थी वो छात्र केंद्रित, बच्चों के प्रॉब्लम को देखते हुए वो रखा गया था कि दोनों बच्चे एक ही क्लास में पढ़ेंगे, और वो छात्र केंद्रित शिक्षा थी। आगे देखते हैं समावेशी शिक्षा के मॉडल। अब इसके कुछ मॉडल हैं। तो सांख्यिकीय मॉडल, यह मॉडल व्यक्तिगत विभिन्नता पे आधारित होता है। यह मॉडल जो है व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल, एक एक बच्चा का है, तो आधारित होता है। बालकों की विशिष्टता के विषय में जाना जाता है, बालकों के बारे में जाना जाता है कि बालक में कैसा है, बालक का, दो बालक जो हैं कभी दोनों बालक सेम नहीं होते हैं, समान नहीं होते हैं, उनमें प्रायः कुछ ना कुछ अंतर अवश्य ही पाए जाते हैं। दो बालक जो हैं कभी भी एक जैसा हम लोगों को नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ उनमें अंतर जरूर ही पाए जाएंगे। मौखिक संचार मॉडल, ये मौखिक संचार मॉडल भी दो प्रकार के होते हैं। एक है क्षति युक्त बालक। क्षति युक्त बालक हो गया जैसे कि उसको किसी चीज का उसका कमी हो जाना, क्षति पहुंच जाना, शरीर में किसी भाग का ना रहना। क्षति युक्त बालक जैसे हकलाना, स्वर दोष इत्यादि। बच्चे बहुत अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, वो बोलते बोलते लड़खड़ाने लगते हैं, बहुत समय लगा देते हैं किताब पढ़ने में, तो इस प्रकार के बालक में, मौखिक बालक में ये सब दोष पाए जाते हैं। चिकित्सीय अथवा जीव विधा मॉडल, जो शारीरिक रूप से अक्षम है, मतलब ये शारीरिक रूप से शरीर से ये बहुत ज़्यादा अक्षम है, इनका शरीर अच्छे से चल नहीं पा रहा है, कोई कार्य ये नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अनुवांशिक यानी कि बौना, बहुत छोटा है बच्चा, उम्र बहुत बड़ा है लेकिन वो एकदम बौना जैसा दिख रहा है, छोटा छोटा बच्चा दिख रहा है, तो वो हम लोग को बहुत कम, लेकिन ये देखने को मिलता है, ये अनुवांशिक है। और जन्मोपरांत, ये यानी कि जब चिकित्सक, ये जो बच्चे में कुछ कुछ कमियां पाई जाती हैं, तो ये जन्मोपरांत यानी जब बच्चा जन्म लेता है उस समय नर्स के कारण, कुछ प्रॉब्लम होने के कारण, कुछ कट छट जाने के कारण बच्चा का शायद मस्तिष्क में भी चोट लग जाता है, या कुछ भी उसका रीज़न होता है, तो वो है जन्मोपरांत या जन्म पूर्व क्षति। तो जन्म पूर्व यानी कि जन्म से पहले बहुत सारे होते हैं। गर्भ समस्या, ऐसे बालकों के लिए विशेष शिक्षा का आयोजन किया। गर्भ समस्या, बहुत सारी माताएं हैं जो बच्चा जब उनके गर्भ में रहता है तो वो कुछ कुछ दवाइयाँ खा लेती है, और उसी दवाइयाँ को खाने के कारण ये बच्चों को इन सब परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। तो जन्म उपरांत क्षति, गर्भ समस्या, ऐसे बालकों के लिए विशेष शिक्षा का आयोजन बालकों में शारीरिक कमी को ध्यान में रखकर करना चाहिए। आगे देखते हैं सांस्कृतिक मॉडल। सांस्कृतिक मॉडल, यह सांस्कृतिक रूप से अलग बालकों में मुख्यतः अधिगम असुविधा युक्त तथा सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक तथा वंचित बालक आते हैं। ये जो सांस्कृतिक मॉडल है, ये सांस्कृतिक रूप से मुख्यतः अधिगम असुविधा, ये ना बोल पाते हैं, कोई भी कार्यक्रम में भी भाग नहीं ले पाते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा कमी पड़ जाती है। इस प्रकार के बालक में अधिगम असुविधा तथा सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक और वंचित बालक हो जाते हैं। आगे देखते हैं मनोसामाजिक मॉडल। ये मनोसामाजिक मॉडल है। मनोसामाजिक रूप से अलग अलग प्रवृत्ति के बालक इस श्रेणी में आते हैं। अलग अलग प्रवृत्ति के, हर तरह के बालक या अलग अलग प्रवृत्ति के आते हैं। एक संवेदनात्मक रूप से परेशान बालक को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन में कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ता है। इसके लिए विशेष शिक्षा का भी होना अनिवार्य है। तो बालक जो बहुत ज़्यादा परेशान है, अपनी भावनाओं के कारण उनको भावनाओं के प्रदर्शन में कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ता है, वो अपना बहुत अच्छा से नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं, उनको भी उन चीज़ों से वो परेशान होते हैं। आगे देखते हैं कक्षा समायोजन और प्रबंधन। इसमें है शिक्षण के लिए अग्रिम योजना। ये जो हमारा पाठ्य चर्चा है, तो इसमें शिक्षण जो हम लोग पढ़ाते हैं तो उसके लिए क्या योजना रखना है, क्या लेसन प्लान बनाना है कि बच्चों को हम किस प्रकार से पढ़ाएंगे। बच्चों की जरूरतों के आधार पर कक्षा शिक्षक परामर्शदाताओं तथा माता पिता संसाधन शिक्षक और अन्य के बीच तालमेल।
बच्चों की ज़रूरतों के आधार पे कक्षा में टीचर को ये सब कुछ जान लेना चाहिए कि मेरे बच्चों को किस किस प्रकार की ज़रूरतें पड़ती हैं। शिक्षण के लिए बच्चों की ज़रूरतों के आधार पे कक्षा शिक्षक परामर्शदाता, और वो खुद में एक बहुत अच्छा अपना योगदान रखते हैं। वो खुद जान लेते हैं कि मेरे बच्चों को किस किस चीज़ की कमी होती है, तथा माता पिता, संसाधन, शिक्षक और अन्य के बीच तालमेल, और माता पिता से भी पूछना चाहिए कि ये बच्चे में क्या क्या कमियां हैं और किस प्रकार से इसका कुछ रूटीन बताइए। तो माता और पिता का और टीचर का जब बहुत अच्छा तालमेल रहता है तो बच्चों को बहुत अच्छे से हम लोग कर लेते हैं। क्योंकि कभी कभी हमारे क्लास में भी बच्चे का समझ में नहीं आता कि इस प्रकार से ये क्यों नहीं पढ़ना चाहता है, क्यों ऐसे करता है। तो उनके माता पिता से बात करने के बाद पता चलता है कि ये इनमें शायद हमें लग रहा है कि बच्चा बहुत जल्दी जल्दी बोल देता है, समझ नहीं पाते हैं। बार बार बोलने से लगेगा कि नहीं इसको टोक रहे हैं तो इसको बुरा लग रहा है। तो उसी में अगर उसके पेरेंट्स से बात कर लिया जाए कि क्या इसके बोलने में कोई कठिनाई, वो तुरंत बोलेंगे हाँ इसको बोलने में कठिनाइयाँ होती हैं, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इससे आप धीरे धीरे बुलवाइए। तो इस प्रकार से बच्चों में और बच्चों का पेरेंट्स और टीचर में तालमेल रहता है तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। व्यक्तिगत जरूरतों के लिए खान पान सिखाना। अब देखिए बच्चों का व्यक्तिगत जरूरतों के लिए खान पान सिखाना यानी ये भी है कि बच्चे जो दिन भर हमारे स्कूल में ही आ रहे हैं तो उनको किस प्रकार से खाना है, क्या खाना है, उनके लिए हेल्दी फूड क्या है, अनहेल्दी फूड क्या है, वो सब की भी जानकारी देनी बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से हम लोग बच्चों के खान पान पे भी ध्यान देंगे। और बहुत सारे जो अस्वस्थ बालक होते हैं वो बहुत अच्छे से खा भी नहीं पाते हैं, चबा भी नहीं पाते हैं, खाते हैं बस उनका इधर उधर गिरने लगता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प की जरूरत पड़ जाती है। तो उस प्रकार के भी बच्चे हमारे कक्षा में पढ़ेंगे। समूह में शिक्षण, सहकारी शिक्षण और सहकर्मी शिक्षण। समूह में शिक्षण, सहकारिता मतलब कि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो उसमें ऐसा होता है कि जो थोड़ा सा विशिष्ट बालक जो है तो वो ब्रेन लिपि से जो भी पढ़ रहे हैं तो वो जो पढ़ लेता है तो वो भी बच्चा दूसरों को पढ़ा सकता है। तो एक सहकर्मी वो भी उसका क्लास ले रहा है क्योंकि वो पढ़ लिया है तो उनको वो भी हेल्प कर रहा है, दूसरे बच्चे भी हेल्प कर रहे हैं, उसको इंडिविजुअल उसको बता रहे हैं। तो एक तरह से वो बच्चा आपस में मिलजुल कर पढ़ाई को कर रहा है। समूह में शिक्षण, सहकारी शिक्षण और सहकर्मी शिक्षण। उपयुक्त शिक्षण, अधिगम सामग्री का उपयोग करना। तो जो उपयुक्त सामग्री तो हमारा जो भी सामग्री बच्चों के लिए होगा पढ़ने के क्रम में तो उनका हम लोगों को सामग्रियों का उपयोग करना जरूरी है। दस्तावेजीकरण जिसमें कागज, कंप्यूटर, फाइल, चित्र या अन्य जानकारी उपलब्ध है। उसमें उनका बहुत सारा होगा जिसमें कागज है, कंप्यूटर से, फाइल से, चित्र से, बहुत सारी चीज़ों से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बच्चों को फ़ोटो दिखाकर पढ़ा सकते हैं, उनको वीडियो दिखाकर, उनको बहुत सारा चीज़ है जो गाना सुनाकर भी पढ़ा सकते हैं, प्ले में भी पढ़ा सकते हैं। जैसे सुबह में एक्सरसाइज करा रहे हैं तो बच्चे भी अपना जैसे भी अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस तरह से उनको काफ़ी आगे की ओर बढ़ाना है। ICT का उपयोग तो हम लोग देखेंगे कि ये ICT का उपयोग है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि संचार प्रौद्योगिकीकरण। तो ये निसंदेह शिक्षण और सीखने को अधिक सुलभ और रोचक बना देता है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये सीखने के लिए बहुत अच्छा रोचक, मतलब ये नहीं है कि टीचर को बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, वो भी बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाकर निकल जाते हैं, कुछ अपना संचार के माध्यम से दिखाते हैं, जैसे सुलभ बना देता है। ऑनलाइन ई किताबें और अन्य संसाधन उपलब्ध है जो माउस के क्लिक से सीखने में सहायता करते हैं। तो इसमें है कि अन्य संसाधन उपलब्ध है जो माउस के, जो कंप्यूटर में हम लोग माउस लेते हैं तो बच्चे तो पकड़ सकते हैं या जो भी है बस पकड़कर उसको क्लिक करेंगे तो वो सब कुछ जो भी उसको देखना है, जो भी चैप्टर को जैसे भी समझना है वो बहुत अच्छे से समझ जाता है। जो छात्र को दूसरी ओर कई ऑडियो और वीडियो, CD और DVD और ऑनलाइन संसाधन है। इसमें देखेंगे कि ऑडियो और वीडियो, CD, DVD और ऑनलाइन संसाधन है। उसमें हम लोग बच्चों को कोई भी छोटा मोटा मूवी दिखा सकते हैं, लघु कथाएं दिखा सकते हैं, किसी के बारे में बता सकते हैं।
जो छात्र को दिखाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए हम दुनिया भर के महान हस्तियों के जीवन दिखा सकते हैं। अब उदाहरण ले लेते हैं कि दुनिया भर में बहुत सारे हस्तियां हैं, उनके भी जीवन के बारे में हम लोग उनको बता सकते हैं। हम लघु फिल्म के माध्यम से समस्याओं के इतिहास और संस्कृति का चित्रण कर सकते हैं। तो हम लोग उसके संस्कृति का भी चित्रण कर सकते हैं, सभ्यताओं के और इतिहास के संस्कृति का चित्रण कर कर उनको हम लोग उसको दिखा सकते हैं। या कुछ नामों के लिए बोलते हुए मुखर रागों की भी गीत को दर्शा सकते हैं। जैसे कोई भी हमारा राष्ट्रीय गान है, कुछ भी वंदे मातरम है, कुछ भी है, तो बच्चों को बताने के लिए एक बहुत अच्छा से हम लोग एक लय में गाना गाएंगे, बच्चे भी अपना गाना को समझेंगे और गाते हैं। वाला वीडियो भी उनको हम लोग इस प्रकार के वीडियो दिखा सकते हैं। तो ये है CWSN, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे। तो ये है विशेष आवश्यकताएं वाले बच्चे। ये जो विशेष आवश्यकता है, जो बच्चे बहुत अच्छे नहीं है, मानसिक विकलांग हैं, तो उनके लिए ये है विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे। वे आते हैं जो दृष्टिहीन हैं, बाधिर हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से विकलांग हैं। तो उनमें है कि जो दृष्टिहीन, जो आँख से नहीं देख सकते हैं, बाधिर हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से विकलांग है, शरीर से भी है, मन से भी है, हर तरीके से वो विकलांग हैं, अथवा जिनकी शिक्षा संबंधी असमर्थताएं हैं। नेत्रहीन बच्चों के लिए बात करने वाली किताबें यानी ब्रेल वर्णमाला। जो बच्चे नहीं देख सकते हैं उनके लिए ब्रेल वर्णमाला ABCD का जो भी होता है उसके साथ हम लोग उसको पढ़ा सकते हैं। उसके क्लास में वो सामग्री होनी चाहिए। और कंप्यूटर, अत्याधुनिक व्हील चेयर और शैक्षिक सॉफ्टवेयर हाल के दिनों में बढ़ रहे हैं। इस प्रकार का बहुत ज़्यादा हो गया है कि शैक्षणिक सुविधाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब बहुत ज़्यादा बच्चों पे भी बहुत बच्चे बहुत इजी तरीके से कोई भी चीज़ को समझ लेते हैं, देख लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। समावेशी शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं हैं। समावेशी शिक्षा प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। समावेशी शिक्षा जो है प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल उसका विकास करती है, उसके बारे में उसको अच्छे से उसका ग्रोथ को आगे बढ़ा रही है। वो भी अपना फैमिली को अच्छे से चला सकता है, मतलब उसको इतना शिक्षा दिया जाता है कि वो अपने पैर पे कहा जाए तो खड़ा हो जाए। कहने का मतलब कि वो सक्षम हो जाए अपना लाइफ को चलाने के लिए। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी समान बालकों की तरह महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। तो जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आ रहे हैं शारीरिक रूप से बाधित बच्चे, वो शारीरिक रूप से बाधित बच्चे वो भी समान बालकों की तरह महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा बाधित है वो अलग हो गया, वो अलग हो गया, नहीं। कोई भी कंपटीशन में हम लोग देखते हैं कि बच्चे एक साथ एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, अपने क्लास में आ भी रहे हैं, परीक्षा भी दे रहे हैं, वो भी पढ़ाने आ रहे हैं, वो भी पढ़ने आ रहे हैं। उनको भी ऐसा नहीं है कि उनको हम लोग हीन दृष्टि से देखते हैं, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो इनकी ये सब है अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी समान बालकों की तरह महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। आगे देखेंगे, समावेशी शिक्षा समाज में अपंग तथा सामान्य बालकों के मध्य एक दूसरे के प्रति सहायता की भावना उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। ये जो समावेशी शिक्षा है समाज में अपंग तथा सामान्य बालकों, अपंग बालक हैं, सामान्य बालकों के मध्य एक दूसरे के प्रति सहायता की भावना उत्पन्न करते हैं। तो उसमें सहायता करते हैं, एक दूसरे का हेल्प करते हैं और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सहायता की भावना उनमें उत्पन्न करने की सहायता होती है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य, अब इसका उद्देश्य के बारे में हम लोग जानेंगे कि समावेशी शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं। शिक्षा की विशेषताएं, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि समावेशी शिक्षा की विशेषताएं हैं। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में शारीरिक रूप से बाधित बालक, विशिष्ट बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ
सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसमें बाधित बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाती है। जो बच्चे थोड़ा सा कमज़ोर हैं, बाधित हैं किसी कारण अपने शरीर को लेकर, तो उनको ज़्यादातर शिक्षा प्रदान, उनको सहायता भी शिक्षा के द्वारा प्रदान की जाती है। समावेशी शिक्षण व्यवस्था में शिक्षक का ऐसा प्रारूप तैयार किया गया जिसमें बालकों को समान शिक्षा का अवसर मिल सके। बालकों को समान अवसर यानी कि एक जैसा उनको भी वो अवसर मिल सके और वह समाज में सामान्य लोगों के तरह ही अपना जीवन यापन कर सके। उसमें ये भेदभाव नहीं होना चाहिए कि वो बच्चा वैसे कर रहा है हम ऐसे करें, नहीं। आज के डेट पे देखा जाए तो जो थोड़ा पैर से भी अपाहिज हैं या जो भी हैं, तो वो भी बहुत अच्छे से एक अच्छे व्यक्ति से भी अच्छा वो अपना कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा उनको नॉलेज है। वो अगर सोच लेते कि मैं नहीं कर सकता हूँ तो वो नहीं कर पाते, लेकिन उनमें वो सकारात्मक भावना थी कि वो बहुत अच्छा से अपना कार्य कर लेते, तो वो अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। कुछ भी काम में, या बहुत सारी महिलाओं को देखेंगे कि घर में काम करती हैं, एक अपाहिज महिला है तो वो घर जाती है, काम करती है, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकती, वो हमसे काफ़ी अच्छी हैं। जो हमने उनको रखा, वो अपाहिज है फिर भी वो घर में आती हैं, काम कर कर चली जा रही है, यानी वो पूरी तरह से सक्षम है अपने जीवन यापन का बहुत अच्छा। वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों अपाहिज है और उनका बहुत अच्छा से वो अपना दिनचर्या बिता रही हैं, काम कर रही हैं और बहुत अच्छा से अपना घर को भी चला रही है। तो वह है कि समाज में सामान्य लोगों की तरह ही अपना जीवन यापन करती हैं। उनको कभी भी दिक्कत नहीं होता है कि हम अपाहिज हैं, हम काम नहीं कर सकते हैं, वो सारा काम कर ही लेती है। इसलिए ऐसे शिक्षण संस्थाओं में नियमों में छूट भी दी जाती है। समावेशी शिक्षा समाज में विशिष्ट तथा सामान्य बालकों के मध्य स्वास्थ्य, सामाजिक वातावरण तथा संबंध बनाने में जीवन के प्रत्येक स्तर पर सहायता सिद्ध होती है। इसमें समाज के लोगों में सद्भावना तथा आपसी सहयोग की भी भावना होती है। ये समाज में उनका सहयोग भी किया जाता है, ऐसा नहीं है कि उनको हीन दृष्टि से देखा जाता है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विशिष्ट बालक भी सामान्य बालक की तरह महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। विशिष्ट बालक, वो सामान्य बालक की तरह वो भी जा रहा है ऑफिस, बहुत सारे को देखेंगे कि वो लोग भी बहुत अच्छे रैंक पे जॉब कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो अपाहिज हैं तो वो घर में हैं, वो भी ऑफिस जा रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी वो भी हर कंपटीशन को पास करते हैं और बहुत अच्छे से नौकरी भी प्राप्त कर ले रहे हैं। समावेशी शिक्षा विशिष्ट बालकों को भी उनके व्यक्तित्व अधिकारों के साथ उसी रूप में स्वीकार करती है। समावेशी शिक्षा जो है उनके व्यक्तित्व अधिकार, जो उनका अपना इंडिविजुअल, जो उनका अपना अधिकार है, उसी रूप में उसको भी स्वीकार किया जाता है। समावेशी शिक्षा विशिष्ट बालकों की जीवन स्तर को ऊंचा उठाने या उनके नागरिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने का भी काम करती है। समावेशी शिक्षा विभिन्न शिक्षाविदों, अध्यापकों, शिक्षण संस्थाओं तथा माता पिताओं के सामूहिक अभ्यास पर आधारित है। ये माता पिता का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, अपने बच्चों को भी उस प्रकार का वो मतलब उसको इतना सकारात्मक देते हैं कि तुम ये कर सकते हो, उनमें नकारात्मक की भावना कभी भी आने नहीं देते हैं। समावेशी शिक्षा शिक्षण की समानता तथा अवसर जो विशिष्ट बालक को अब तक नहीं दिए गए, उनके मूल स्वरूप से शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण शैक्षणिक व्यवस्था है। मतलब जो नहीं दिया गया आज तक, तो ये जो समावेशी शिक्षा है इसमें ये है कि सारे बच्चों को शिक्षा ग्रहण करना है और लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ा लिखा रहे, भले वो पैर से अपाहिज रहे लेकिन वो पैसा कमा सके, क्योंकि वो भी समझ रहा है, वो कुछ में भी वो किसी भी जैसा नहीं है कि वो पढ़ाई में ही बहुत तेज है, वो पेंटिंग बहुत अच्छे से कर सकता है, वो उसका तबला बहुत अच्छे से बजा सकता है। हर तरह के बच्चे होते हैं जो पैर से अपाहिज है, वो और कोई कार्य भी कर सकते हैं। अब देखेंगे समावेशी शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य हैं शारीरिक रूप से अक्षम बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान करना।
जो शारीरिक रूप से अक्षम बालक हैं, जो शरीर से अच्छे नहीं हैं, जो किसी भी प्रकार की उनको कमी हो जाती है, बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान करना। दूसरा है बालकों की अधिगम अक्षमता। अधिगम यानी कि जो बच्चों में सीखने की जो क्षमता होती है, अधिगम अक्षमता का पता लगाकर दूर करने का प्रयास करना। यानी उसमें क्या कमी है, वो बच्चा क्यों इतना धीरे धीरे पढ़ता है, उसमें जानना कि उसको स्टार्टिंग से ही चलो क ख ग घ लिखो, उसको वर्ण का पता है या नहीं, शब्द का पता है या नहीं, तभी वो बच्चा को फिर बताना भी है कि इसके बाद हम इसको ये उच्चारण करते हैं, तो बच्चा आपके पीछे पीछे बोलेगा तो वो सीख जाता है। क्योंकि टीचर को हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, टीचर ये सोच कर ही आए कि मुझे बच्चों को सिखाना है, कोई भी बच्चा किसी से कम नहीं है। तो इसमें है कि अधिगम अक्षमता का पता लगाकर दूर करने का प्रयास करना। बालकों में सीखने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की विभिन्न विधियों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना। यानी कि जो भी हमारा जो बालक है, बालकों में सीखने की समस्याओं को ध्यान में, सीखने की समस्या, वो बालक किस चीज़ में अच्छा से सीख पा रहा है, किस में नहीं सीख पा रहा है, तो समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की विभिन्न विधियों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना। विद्यार्थियों को भी हम लोग उसको शिक्षा प्रदान करेंगे जो बच्चे हैं। कोई भी बच्चा हो, चाहे वह शारीरिक विकलांग, मानसिक अपंगता या किसी भी जाति धर्म वर्ग से क्यों ना हो। यहाँ पे देखिए, किसी भी जाति धर्म वर्ग से क्यों ना हो, वह विद्यालय में दाखिल लेने से वंचित नहीं रह सकता है। मतलब उसमें कोई भी वैसा नहीं है कि उसका ये कास्ट है तुम मत आना, तुम इस जाति को हो मत आना, नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है। बच्चा है तो वो बच्चा है, उसको स्कूल में आकर शिक्षा ग्रहण करना है। वो हमने बनाया है जाति धर्म, बच्चे तो दिल के साफ हैं, उनको शिक्षा का पूरा अधिकार है। और वो इसलिए कहा जा रहा है कि कोई भी बच्चा हो, लड़का हो लड़की हो, चाहे वो शारीरिक विकलांग हो, शरीर से कमजोर हो, शरीर में कुछ प्रॉब्लम आए, मानसिक यानी मन से, ऐसा नहीं है वो बच्चा को दिया जा रहा है पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, वो बच्चा बोल भी नहीं सकता है। बच्चा को क्लियर से आप अगर बात करेंगे उस बच्चा से, वो बच्चा आपका बात का जवाब नहीं देगा, लेकिन आप उसको लिख देंगे कि तुम 2, 3, 4 का टेबल लिखो, वो लिख कर दिखा देगा, वो एडिशन कर लेगा। बच्चे भी ऐसे भी होते हैं, वो कर लेता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करता है, लेकिन बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि वो आपकी बात को समझकर सही से वो शब्दों का वाक्य में प्रयोग नहीं कर पाता है। तो शारीरिक विकलांग, मानसिक अपंगता या किसी भी जाति धर्म वर्ग से क्यों ना हो, वह विद्यालय में दाखिल लेने से वंचित ना रहे। यानी कि जो भी हमारा शिक्षा है, उन सभी बच्चों को ये स्कूल जो है उनको शिक्षा देगी, उनको उसमें वंचित नहीं कर सकती है। ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति की जाए। अब देखिए यहाँ पे ऐसे अध्यापक, यानी कि इसमें टीचर सबसे बड़ा उसका रोल है, टीचर ही उसका सर्वसर्वा है। अब्दुल कलाम भी कहते थे कि इसको 3 लोग ही अच्छा कर सकते हैं, माता पिता और एक टीचर, उसी को उसको भविष्य को चेंज कर देंगे। तो अध्यापकों की नियुक्ति की जाए जो विशिष्ट व सामान्य बालक, विशिष्ट यानी कि जो इस प्रकार के बच्चे हैं जो शरीर से हैं, मानसिक रूप से हैं, तो विशिष्ट व सामान्य बालकों को एक साथ पढ़ाने में सक्षम हो। टीचर ऐसे होनी चाहिए क्योंकि वो टीचर है, वो भी हम लोगों की तरह मनुष्य ही है। तो कभी कभी होता है कि बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं और कभी इधर बच्चे कुछ परेशान कर रहे हैं, कभी उधर कर रहे हैं, तो उनमें वो चीज़ क्षमता होनी चाहिए कि वो एक एक बच्चे को अच्छे से समझ सके। ऐसे नहीं कि झल्ला कर उन पे कुछ बोल दे और बच्चा हतोत्साही हो जाए, उसको दोबारा मन नहीं करेगा कि उस टीचर से हम कुछ पूछें। तो टीचर को एक देखा जाता है एक माँ का रोल अदा करना चाहिए, समझना चाहिए कि ये मेरा बच्चा है, या किसी का भी बच्चा, अगर मेरा बच्चा ऐसा होता तो हम क्या, मेरा बच्चा अगर ऐसा होता तो क्या होता। तो ये चीज़ अगर हम जब अपने मन में लाएंगे तो सब बच्चे हमें एक जैसा ही दिखेंगे। तो विशिष्ट व सामान्य बालकों को एक साथ पढ़ाने में सक्षम
है। विशिष्ट बालक और सामान्य बालक को एक साथ पढ़ाने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं का भी विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि हमारी क्लास में 2-3 तरह के बच्चे हैं जो कम सुनते हैं, कम देख पाते हैं, तो टीचर को होना चाहिए कि जो पीछे बैठा है बच्चा, वो शायद आँख से कम देख पाता होगा, उसको दिख नहीं रहा है, तो उसको आगे लाकर बैठा दें। इस चीज़ का उनको होना चाहिए। जो बच्चा शायद नहीं सुन पा रहा है तो उसको भी आप आगे लाकर दे दीजिए। और टीचर को ये भी हमेशा ध्यान में देना चाहिए कि हमेशा वो बोल बोल कर भी पढ़ाए और लिख लिख कर भी पढ़ाए। जो बच्चे नहीं देख सकते हैं, जो बच्चे नहीं सुन सकते हैं, वो दोनों कार्य करें, वो बोले भी और लिखे भी और वो बोले भी। इस प्रकार से टीचर को करने से बच्चे सभी बहुत अच्छे से अपना कार्य को कर लेंगे। तो अध्यापकों की नियुक्ति की जाए जो विशिष्ट व सामान्य बालकों को एक साथ पढ़ाने में सक्षम हो। विशिष्ट बालक और सामान्य बालक एक साथ पढ़ाने के लिए शैक्षणिक संस्थाएं पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे उसमें इस प्रकार की चिकित्सा का भी कुछ व्यवस्था करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हर तरह के हैं, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसमें हमें डॉक्टर का भी प्रबंध कर रखना बहुत जरूरी होता है। ऐसे बच्चों का घर विद्यालय से बहुत दूर है तो छात्रावास का भी प्रबंध करना चाहिए। ये जो छात्रावास है यानी कि हमारा हॉस्टल बन जाएगा, रेसिडेंशियल हॉस्टल, जो भी बोले बच्चा वहीं पे रहेगा, वहीं पर पढ़ेगा, तो उसका एक तरह से घर हो गया। वो बच्चा उसका जो गांव है तो वो गांव से या उसके घर से काफ़ी दूर स्कूल पढ़ रहा है, तो उसके पेरेंट्स तो छात्रावास में ही भर्ती करेंगे, उसको हॉस्टल में डालेंगे, तो छात्रावास का भी प्रबंधन करना चाहिए। ये सब हमारा आ रहा है, उनका उद्देश्य क्या है। आगे देखते हैं समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। ये जो समावेशी शिक्षा, इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ गई हमें? तो समावेशी शिक्षा की आवश्यकता हर देश में आवश्यक है, क्योंकि बालक समावेशी की सहायता से सामान्य रूप से शिक्षा ग्रहण करता है। जो बच्चा है तो शिक्षा की आवश्यकता हर देश में आवश्यक है। हम लोगों ने यहाँ देखा, देश को छोड़कर विदेश में से ही इसका निकला है कि ये सबसे पहले हमें समावेशी शिक्षा की घोषणा स्पेन से मिली थी। तो ये कह रहा है कि ये देश में आवश्यक है, क्योंकि बालक समावेशी की सहायता से, ये जो समावेशी है यहाँ पे जो हमने देखा कि ये सब बच्चा एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये इसी की सहायता से सामान्य रूप से शिक्षा ग्रहण करता है। एक ही हर तरह के बच्चे बैठे हुए हैं और वो सब एक जैसा ही पढ़कर, जो भी है जैसे भी टीचर को समझाना है वो पढ़ा रहे हैं और वो ग्रहण कर अपने घर जाता है। देश में आवश्यक है क्योंकि बालक समावेशी की सहायता से सामान्य रूप से शिक्षा ग्रहण करता है। सामान्य एकदम साधारण रूप से वो पढ़ लिख रहा है तथा अपने आप को सामान्य बालक के समान बनाने का प्रयास कर रहा है। अब देखेंगे कि वो जो बच्चा है वो सामान्य बालक, जैसे कोई बच्चा बहुत अच्छा है तो वो उसका नकल कर रहा है कि हम भी इसके जैसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे यही फायदा हुआ कि ये जो सब एक साथ मिलकर सम्मिलित होकर जो पढ़ रहे हैं तो आपस में देख देख कर भी पढ़ रहे हैं। हम लोग जो सिंपल बच्चों को पढ़ाते हैं, जो हमारे क्लास में बच्चे आ जाते हैं, तो उसमें मेधावी और सामान्य बालक जो है वो भी आपस में एक दूसरे को देख देख कर पढ़ते हैं। तो ये जो तीसरा बालक आ गया हमारा समावेशी शिक्षा में, तो वो बच्चा का क्या है कि समावेशी ये ग्रहण करता है तथा अपने आप को सामान्य बालक के समान बनाने का, एक जैसा अपने आप को सामान्य बालक, जो सामान्य बालक है हम भी एक जैसा बनाने का वो प्रयास करता है। भले ही समावेशी शिक्षा में प्रतिभाशाली बालक, देखिए भले ही समावेशी शिक्षा में प्रतिभाशाली बालक जो काफी तेज है उसकी और विशिष्ट बालक भी हो गया, अपंग बालक, और बहुत सारे ऐसे बालक होते हैं जो सामान्य बालक से अलग हैं। तो बहुत सारे ऐसे बालक हैं जो सामान्य बालक से भी, वहाँ पे हर तरह के बालक हैं और वो अलग हैं। आगे देखते हैं, इसका टॉपिक है समावेशी शिक्षा का महत्व। अब इसका महत्व क्या है? इसमें विशिष्ट बालकों तथा सामान्य बालकों, ये जो हमने शुरू में ही पढ़ा है विशिष्ट बालक और सामान्य बालक, उसी को लेकर हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो विशिष्ट बालकों तथा सामान्य बालकों को
पढ़ाना कम खर्चीला होता है। ये कह रहा है कि उन दोनों बच्चों को अगर हम एक साथ ही पढ़ा रहे हैं तो हमारा कम खर्चीला है, क्योंकि जब हम ये इन दोनों क्लास को, अगर हमारा ये जो विशिष्ट बच्चों का अलग क्लास है और इनका सामान्य बच्चों का अलग क्लास है, अगर ऐसा है तो इसमें इसका चार्ज अलग हो जाएगा, इसका चार्ज अलग हो जाएगा। फीस भी स्कूल ज़्यादा लेने लगेगी, वो कहेगी कि नहीं आपका बच्चा में ये प्रॉब्लम है, फिर मेरे बच्चों को परेशान करेगा। तो बहुत सारी बातें हैं। तो इस प्रकार से इसमें कहा जा रहा है कि वो बच्चे जो हैं एक साथ ही सामान्य बालकों को पढ़ाना कम खर्चीला है। दोनों बच्चों को एक साथ पढ़ाएंगे तो वो कम है, क्योंकि एक ही साथ में वो सबका अच्छे से पढ़ाई हो जा रहा है, फीस भी कम है और उनको बहुत अच्छे से कम खर्च में ही पढ़ा ले रहे हैं। इस शिक्षा व्यवस्था में बालकों का मानसिक विकास एवं आत्मसम्मान की भावना का विकास अच्छी तरह से होता है। ये जो शिक्षा विकास है, बालकों का मानसिक विकास, वो भी जो बच्चे घर में बैठे हुए हैं वो बाहर निकलेंगे तब वो जानेंगे कि अरे ऐसा भी होता है, वो बच्चा ऐसे करता है, मेरे जैसा ही भी है लेकिन वो चल रहा है, वो कर रहा है। बहुत बच्चे हैं जो सोच लेते हैं कि हमसे तो होगा ही नहीं, वहाँ पे वो चीज़ का उनका फ़ायदा है कि वो एजुकेशन में ज़रूरी नहीं कि बहुत पढ़ना सीख रहे हैं, वो चलना भी सीख रहे हैं। वो इतने अपाहिज हो जाते हैं कि शायद उसको कोई दूसरा बच्चा भी पकड़कर उसको वॉशरूम ले जा रहा है, कहीं उसको बाहर मन कर रहा है घूमने का तो उसको बाहर से सैर कराकर भी गार्डनिंग दिखाकर लेकर आ रहा है। तो ये बच्चा क्या, उसको भी अच्छा लगता है कि मेरे साथ कोई, मेरा इतना सारा बच्चा है जो मुझ में कोई भी भेदभाव नहीं रख पा रहा है और मेरे साथ बहुत अच्छे से वो कार्य कर रहा है। तो आत्मसम्मान की भावना का विकास होता है, अच्छी तरह से होता है। इस शिक्षा व्यवस्था में असमर्थ बालकों को प्यार, दयालुता, समायोजन, सहायता, भाईचारा आदि जैसे सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। अब इसमें देखिए कि जब हमारे क्लास में इस प्रकार के बच्चे रहेंगे तो दयालुता, जैसे बच्चे को वॉशरूम जाना है तो कितने अच्छे से वो पकड़ कर ले जाते हैं। अगर उसका नोट्स नहीं पूरा हो रहा है तो कुछ बच्चे जो हैं अभी भी हमारे क्लास में वो लिख देंगे, उसका हेल्प कर देंगे, चलो ये नोट्स लो, ये तुम उतार लो, यानी उसके पीछे वो थोड़ा सा समय देते तो इसमें उसको बहुत अच्छा लगता है। वो बच्चे को बहुत अच्छा फील होता है कि देखो मेरे साथ ये लोग, प्यार जो घर में था तो उसको कोई नहीं जान रहा था, लेकिन बाहर में आने पे उसको काफ़ी इज्जत सम्मान मिलने लगा और उसको लगा कि अब हम भी इन लोगों के जैसे ही हैं, हमें में कोई कमी नहीं है। दयालुता, समायोजन, सहायता, भाईचारा, यानी कि एक साथ खेलना, सारे बच्चे को बताया जाता है कि आप लोग सब एक भाई बहन की तरह अपनी कक्षा में हो। कभी भी बच्चे झगड़ा करते हैं लेकिन बाद में फिर बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। 1-2 दिन का होता है लेकिन वो नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना। तो इसमें भाईचारा आदि जैसे सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। इसमें बहुत अच्छा विकास हो रहा है, उसका डेवलप हो रहा है, कैसे उसको समाज में रहना है। ऐसा नहीं कि कोई उस पर सोच रहा है कि नहीं वो तो नहीं बोल सक रहा है, नहीं कर रहा है तो उसको साइड कर, नहीं, बहुत बच्चे हैं, सारे बच्चे हैं, वो सहयोग की भावना लेते हैं उसके साथ, उसको हेल्प करेगा, उसका कुछ सामान गिर गया तो उसको बोलेगा बैठो हम उठा दे रहे हैं, हर तरह से उसकी मदद करने के लिए वो आगे रहता है। अब है समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा एक ही कक्ष में साथ साथ होनी चाहिए। जो हमारा छात्र और छात्राएं हैं एक ही क्लास में साथ साथ होनी चाहिए। समावेशी कक्षा बाधित छात्रों को न्यूनतम विघ्न डालने वाला वातावरण प्रदान करती है। वो कुछ कभी कभी होता है कि बच्चे परेशान करने लगते हैं तो विघ्न डालने वाला भी वातावरण प्रदान करती है। माता पिता शिक्षण कार्यक्रम को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। माता पिता शिक्षण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो इसमें हमारा यही सिद्धांत है कि जो माता पिता हैं उनसे भी हम लोग वार्तालाप करें। माता पिता का भी सहयोग इस शिक्षा में काफ़ी जरूरी है कि आपका बच्चा में क्या क्या कमी है, ये क्यों ऐसा करता है। तो माता पिता अगर बताते हैं तो समझ में आता है कि अच्छा ठीक है, क्योंकि हम लोग से ज़्यादा उनके माता पिता अपने बच्चों की कमजोरियाँ को जानते हैं कि मेरा बेटा को बोलने में प्रॉब्लम है, दिखने में बहुत स्लो लिखता है, तो ये हम लोग लिखवा रहे हैं, लेकिन माता पिता को सबसे ज़्यादा है कि ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इस प्रकार के बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सैला भी हो जाते हैं, उनको गुस्सा आता है, वो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन अंदर अंदर उनका जो नेचर होता है बहुत अजीब टाइप का होते जाता है। वो मार भी नहीं पाते हैं, बोल भी नहीं पाते, अंदर से ही परेशान हो जाते हैं।
तो इस प्रकार से उनके माता पिता का काफ़ी सपोर्ट चाहिए और उनके माता पिता उनको बहुत अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह भी करवा के उनको अच्छे से रखते हैं। तो इसमें माता पिता शिक्षण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। ये जो शिक्षण कार्यक्रम है इसको हम लोग बहुत अच्छा से कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा का क्षेत्र, अब देखिए समावेशी शिक्षा का क्षेत्र क्या है। शारीरिक एवं मानसिक रूप से बाधित सभी बच्चों के लिए है। ये शारीरिक और मानसिक क्षेत्र में है, शारीरिक और मानसिक रूप से बाधित बच्चों के लिए है। यह ऐसे प्रत्येक बालक के लिए शिक्षा एवं सामान्य शिक्षक की बात करता है जो इससे लाभ प्राप्त करने के योग्य है। अतः समावेशी शिक्षा का कार्य क्षेत्र ऐसे बालकों के बीच अपनी पहुंच बनाना है जिन्हें अधिगम प्रदान कर सामान्य जीवन यापन करना है। यानी कि जो बच्चे गांव में रह रहे हैं वो भी स्कूल में डाल दे अपने बच्चों को। ऐसा नहीं है कि मेरा बच्चा नहीं कुछ कर सकता वो स्कूल नहीं डाल सकते। ये क्षेत्र हर जगह पे इसको बनाया गया है और बच्चे अपने बहुत अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आगे देखते हैं समावेशी शिक्षा का लाभ। अब इससे लाभ क्या है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में अपंग बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति करने का अवसर प्राप्त होता है। अवसर यानी इनको बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। इससे बालकों में सामाजिक तथा नैतिक गुण, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग आदि गुणों का समावेश होता है। समावेश इसमें लाभ होता है कि बच्चे नैतिकता सीख जाते हैं, उनमें डिसिप्लिन आ जाता है, वो किसी से रफ में नहीं बोलते हैं, बहुत अच्छे से उनके साथ व्यवहार करते हैं। वो भी समझते हैं कि हाँ इसे भी दर्द होता है, प्यार है। इससे बच्चों में शिक्षण तथा सामाजिक स्पर्धा की भावना विकसित होती है। आगे समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है। समावेशी शिक्षा में अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका टीचर की है। मनुष्य द्वारा किसी व्यक्ति को शिक्षित करना सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए एक अध्यापक एक अच्छे समाज व राष्ट्र का निर्माता है। एक अध्यापक शैक्षिक प्रणाली में केंद्र बिंदु की भूमिका अदा कर लेता है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लगा सब सुन के। बहुत बहुत धन्यवाद मैम का।